मालूम नहीं बाबू गोपीनाथ की शख्सियत दर हकीकत ऐसी ही थी जैसी कि आपने अफसाने में पेश की है, या वो महज आपके दिमाग की पैदावार है। मैं इतना जानता हूँ कि बाबू गोपीनाथ जैसे अजीबोगरीब आदमी आम मिलते हैं। मैंने जब आपका अफसाना पढ़ा तो मेरा दिमाग फ़ौरन ही अपने एक दोस्त की तरफ मुंतकिल हो गया, अपने दोस्त सादिक की तरफ। बाबू गोपीनाथ और सादिक में बज़ाहिर कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि दोनों का ख़मीर एक ही मिट्टी से उठा है। आपके बाबू गोपीनाथ को दौलत विरासत में मिली थी, मेरे सादिक को अपनी मेहनत व मशक्क़त और जहानत के सिले में दोनों शाहकर्स थे। आपका बाबू गोपीनाथ बज़ाहिर बुद्धू था, लेकिन दरअसल बहुत होशियार और बाखबर आदमी था। मेरा सादिक अंदर बाहर से बिल्कुल एक जैसा था। वो बुद्धू था न चालाक, वो दरमियाने दर्जे की अक्लो फ़हम का आदमी था। अपने काम में आठों गांठ होशियार, हिसाब का पक्का, लेन देन के मामले में बड़ा बाअसूल। आपके बाबू गोपीनाथ को लुट जाने में मज़ा आता था, मेरे सादिक को दूसरों को लूटने में। बाबू गोपीनाथ को पीरों फ़कीरों के तकियों और रंडियों के कोठों से रगबत थी, सादिक को इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन तमाम तफावतों के बावजूद मैं जब भी बाबू गोपीनाथ को सादिक के साथ खड़ा करता हूँ तो मुझे उन दोनों के खद्दोखाल एक जैसे नज़र आते हैं, जैसे वे दोनों जुड़वा हों। मैं तज़किया करना नहीं चाहता। हो सकता है आप जब सादिक का हाल मुझसे सुने तो उसको इंसानों की किसी और ही सफ़ में खड़ा कर दें, जिसमें बाबू गोपीनाथ की मूछ का एक बाल भी ना आ सकता हो। लेकिन मैं यही समझूंगा कि आपके तज़किये में गलती हुई है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे सादिक को उसी सफ़ में शामिल कर दीजिए जिसमें आपका बाबू गोपीनाथ मौजूद है। मैं अफसाना निगार नहीं, मालूम नहीं बाबू गोपीनाथ के हालात आपने मनोअन बयान किए हैं या उनमें कुछ रद्दो बदल किया है। बहरहाल जो कुछ आपने बयान किया है बहुत खूब है। अगर बाबू गोपीनाथ हकीकत में आपके बयान के मुताबिक नहीं है तो लानत है उस पर, और अगर वो ऐसा ही है जैसा कि अफसाने में कहा गया है तो उस पर खुदा की रहमत हो। यकीन मानिए ऐसे लोग परस्तिश के काबिल होते हैं। सादिक का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। सादिक से मेरी पहली मुलाकात यहीं लाहौर में हुई थी। जंग का ज़माना था, ठेकेदारियां बड़ी ज़ोरों पर थीं। सादिक की पांचों उंगलियां घी में थीं और सिर मुहावरे के मुताबिक कड़ाहे में। उसका मेल मिलाप और असरो रसूख काफ़ी था, और वो शाखर्स तो था ही। वो 10-20 पुरतकल्लुफ़ दावतें करता और एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी जेब में डाल लेता। एक बात है, बेशक उसने बहुत कमाया, दोनों हाथों से गवर्नमेंट को लूटा, लेकिन उस लूट में से उसने उन लोगों को बराबर का हिस्सा दिया जिनके ज़रिए से उसको उस लूट के मौक़े बहम पहुँचे थे। इसी दौरान में उसका गुज़र उन वादियों में भी हुआ जिन वादियों का बाबू गोपीनाथ एक बहुत बड़ा ज़ायर था, लेकिन वो उनमें भटका नहीं। दूसरों के साथ महज रवादारी की खातिर वो वहाँ जाता रहा और वापस अपने घर आकर अपने जूतों की गर्द झाड़कर बैठ जाता रहा। उसने बोतल से भी तारुफ हासिल किया, मगर मुआनके की नौबत न आने दी। बस एक दो घूंट पी, सिर्फ दूसरों का साथ देने के लिए, उन कोठों पर जहाँ आपके बाबू गोपीनाथ के कॉल के मुताबिक धोखा ही धोखा होता है। सादिक ने खुद को धोखा देने की कभी कोशिश न की। एक दो बार उसे अपने साथियों की खुशी के लिए रंडियों का मुंह चूमना पड़ा था, और चंद एक वाहियात हरकतें भी करनी पड़ी थीं, मगर वो इन बातों से कोई लुत्फ न हासिल कर सका। वो रंडी के मुतल्लिक कभी सोच ही नहीं सकता था। हाँ, अगर मिलिट्री के नौजवानों के लिए रंडियाँ फराहम करने का ठेका उसे मिल जाता तो वो यकीनन उनके मुतल्लिक बड़े गैरो फिक्र से सोचना शुरू कर देता। दरअसल वो कारोबारी आदमी था। एकदम हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि वो सादिक ही न रहा। जंग खत्म हुई तो ठेके भी खत्म हो गए। फिर मुकदमों का ऐसा तांता बंधा कि वो कचहरियों के चक्कर में फंस गया। उसने जो दौलत पैदा की थी सब मुकदमों की नज़र हो गई। मोटर के बजाय अब सादिक तांगे पर होता था या साइकिल पर। पहले नए से नया सूट उसके बदन पर होता था,
अब उसे कपड़ों से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। पहले उसके खुशामदी दोस्त उसे नवाब साहब कहकर पुकारते थे, अब वो सिर्फ सादिक और सादिक रह गया था। दोस्तों की इस तब्दीली ए तखातुब ने उसको कतन महसूस नहीं किया था। उसको अपने मुकदमों की इतनी फिक्र थी कि वो ऐसी फुरुआत के बारे में सोच ही नहीं सकता था। कचहरियों के उस चक्कर के ज़माने में उसने अपनी मर्जी से बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया और थोड़े ही अरसे में बड़े धड़ल्ले का शराबी बन गया। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात सरहद के एक खान से हो गई जिसको वहाँ की हुकूमत ने सूबा बदर कर रखा था। उनकी ये मुलाकात रंडी के एक कोठे पर हुई थी। सादिक ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी इंसान के खुलूस से मुत्तसिर हुआ। वो खान अपने इलाके का बहुत बड़ा रईस था। वो बिल्कुल अनपढ़ था मगर जाहिल नहीं था। उसका दिलो दिमाग कौम की फलाहो बहबूद के लिए पूरी तरह रोशन था। वो एक बहुत बड़ा इनकलाब चाहता था, ऐसा इनकलाब जो जुल्म सितम को खशो खाशाक की तरह बहा कर ले जाए। वो चाहता था कि सरमाए की लालच से दुनिया आज़ाद हो जाए। दुनिया आज़ाद न हो तो कम अज़ कम उसका सूबा आज़ाद हो जाए। इन ख्यालात की पादाश में उसे अपने सूबे से बाहर निकाल दिया गया था। मैं आपकी तरह अफसाना निगार नहीं हूँ, मुझे हाशिया आराई नहीं होती। बस इतना कहूँगा कि खान का कैरेक्टर भी कम दिलचस्प नहीं। किसी ज़माने में वो बहुत पुरजोश सुर्खपोश था। सुर्खपोश तहरीक से वाबस्ता होकर उसने कई मर्तबा जेल देखी थी और अपनी जायदाद में से हज़ारों रुपए खर्च किए थे। कुछ बरस बाद की बात है, जब बंटवारा हुआ तो वो मुस्लिम लीग बन गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से उसको वालिहाना इश्क हो गया। मुस्लिम लीग की तंजीम के लिए उसने काबिल कद खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि जो लोग तालीम याफ्ता थे खान से आगे बढ़ गए और बड़े बड़े मनसबों पर जा बैठे। खान झुंझला गया। अपनी झुंझलाहट में उसने अपने गहरो गज़ब का बड़ा खाम मुजाहिरा किया। नतीजा ये निकला कि उसे कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैं तो बंटवारे से पहले की बात कर रहा था, जिस जमाने में सादिक की खान से मुलाकात हुई थी। उन दिनों खान की हालत बिल्कुल बच्चों की सी थी। उन बच्चों की सी जिनको मामूली सी शरारत पर सख्तगीर मास्टर ने बेंच पर खड़ा कर दिया हो या क्लास के एक कोने में मुर्गा बनाकर कान पकड़ने का हुक्म दे दिया हो। सादिक जब भी मुझसे खान की बात करता तो यही कहता, खान बड़ा बीबा आदमी है। कुछ भी हो, मैं खान के मुतलिक जानता हूँ। ये वाक़या है, सिर्फ बीबा ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो खान की शख्सियत को पूरे तौर पर अपने अंदर समेट लेता है। वो अपने सूबे से दूर था, बहुत दूर, मगर सरहद की याद उसे कभी नहीं सताती थी। उसके अपने गांव में उसकी एक छोड़ी दो बीवियां थीं, मगर उनके मुतलिक उसने कभी तरद्दुद का इजहार नहीं किया। उसको कामिल यकीन था कि ज़मींदारी से जो कुछ वसूल होता होगा उसकी बीवियों के इखराजात के लिए काफ़ी से ज़्यादा होगा। उसके गांव से उसका मैनेजर खुद उसे भी 700-800 रुपये माहवार भेज दिया करता था, जो उसकी वॉक्सहॉल मोटर के पेट्रोल और उसकी शराब पर उठ जाते थे। घर खानका हीरा मंडी के एक कोठे पर था। सूबा बदर होने के बाद उसने कुछ ही हीरा मंडी के मुख्तलिफ कोठों पर झक मारी। आखिरकार एक कोठा मुंतखब करके वहाँ मुस्तकिल तौर पर अपने डेरे जमा लिए। 1.5-2 महीने के बाद खान को महसूस हुआ कि उसको उस कोठे की रंडी से इश्क हो गया है। उसने सादिक को उस राज से बड़े बीबेपन के साथ आगाह किया। सादिक, वो रंडी जिसके कोठे पर तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, हमारे दिल के अंदर घुस गई है। उसको बदर करने की कोई तरकीब तुम्हारे दिमाग के अंदर आती हो तो हमको बताओ। सादिक ने खान को बहुत सी तरकीबें बताईं जिन पर खान ने अमल भी किया, मगर वो अपने दिल के अंदर से उस रंडी को शहर बदर न कर सका। एक बार फिर उसने अपने उसी बीबेपन के साथ सादिक से कहा, सादिक, वो रंडी हम पर सवार हो गई है, हम उसको अपनी बीवी बनाएगा। सादिक ने खान को बहुत समझाया बुझाया, मगर खान इश्क के हाथों मजबूर था। उस रंडी को भी खान पसंद आ गया था।
आखिर एक दिन दोनों मियाँ बीवी बन गए। रंडी के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद न आया। बड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन फिर समझौता हो गया। रंडी वहीं कोठे पर ही रही और खान रंडी के शौहर की हैसियत से वहीं उसके साथ रहने लगा। सादिक ने एक दिन मुझसे कहा, खान अजीबोगरीब आदमी है। एक ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता है, अखबारी और सियासी दुनिया में नाम रखता है, लेकिन उसे कभी ख्याल नहीं आता कि वो एक बदनाम मोहल्ले में रहता है। एक रंडी जिसके कभी हजारों ग्राहक थे, अब उसकी बीवी है। मुझे बाज़ औकात हैरत होती है कि वो पठान है, लेकिन उसकी गैरत कहाँ सो रही है। सरहद में उसकी 2 बीवियां हैं, औलाद मौजूद हैं, मगर वो किस इत्मीनान से हीरा मंडी के एक कोठे पर एक चिचोड़ी हुई हड्डी चूसता रहता है। उससे इस बारे में कुछ कहता हूँ तो उसके बेरिया चेहरे पर एक बीबी सी मुस्कुराहट पैदा हो जाती है और वो मुझसे कहता है, सादिक, वो हमारा बीवी लोग उधर राजी खुशी है, हमें कोई तरद्दुद नहीं, और ये रंडी बहुत अच्छा है, हमसे मोहब्बत करता है। और जो औरत उधर सरहद से में होता है ना, मोहब्बत करना नहीं जानता, नाज रखना नहीं जानता। और मुझे यकीन आ जाता है, मुझे खान की हर बात का यकीन आ जाता है। ये वाक़ा है कि सादिक, जिसको पहले किसी बात का यकीन नहीं आता था, जब उसे खान के कहने पर चलना पड़ता था। जब सादिक मुकदमों से फारिग हुआ तो खान के कहने पर उसने मिलिट्री की छोड़ी हुई बैरकें ठाने और उनका मलबा उठवाने का ठेका ले लिया। उसे इस काम से नफरत थी, मगर वो खान के मशवरे को कैसे टाल सकता था। 1 बरस तक वो कुम्हारों, गधों और मलबों के धूल गब्बार में फंसा हुआ रहा और उसने काफ़ी दौलत जमा की। अब खुशामदी दोस्त फिर उसके गिर्द जमा हो गए। मेरा ख्याल था कि अब वो उन्हें मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन उसने उन्हें दुत्कारने की कोई कोशिश न की। जंग के ज़माने में उन खुशामदी दोस्तों की शमूलियत सिर्फ दस्तरख्वान पर होती थी, अब बोतल में भी वो शरीक होने लगे। खान ने सादिक को बताया था, शराब बहुत अच्छी चीज़ है, खुसूसन उस आदमी के लिए जो सूबा बदर कर दिया गया हो। बोतल से मुंह लगाते ही एक नया सूबा उसके दिलो दिमाग में आबाद हो जाता है। दिलो दिमाग में आबाद इस सूबे में वो एक कोने से दूसरे कोने तक, जहां वो चाहे स्टूल पर खड़ा होकर बागियाना से बागियाना तकरीर कर सकता है, सरमाए की तमाम लानतों से अपने इस नए सूबे को पाक कर सकता है। और फिर रंडी का कोठा, इससे बेहतरीन घर तो और कोई हो ही नहीं सकता। बीबी घरेलू किस्म और सगी किस्म की ही तो आदमी उसे गाली नहीं दे सकता। बीवी अगर रंडी हो तो गंदी से गंदी गाली भी उसे दी जा सकती है, उसकी माँ के सामने, उसकी फूफी के सामने, उसकी चची के सामने, और अगर उसका कोई बाप है और वो मौजूद है तो उसके भी सामने। खान ने अपने मखसूस खाम और बीबी अंदाज में रोज़मर्रा ज़िंदगी में गाली की अहमियत यूँ बयां की थी। गाली बहुत ज़रूरी चीज़ है। आदमी इसे वक़्तन फ़वक़्तन अपने अंदर से बाहर न निकाले तो तअफ़्फ़ुन पैदा हो जाता है, जो बिलाखिर दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर करता है। खान ने सादिक को रंडी के साथ शादी करने के फ़वायद बताए थे। रंडी का कोठा और घरेलू घर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। घरेलू घर में 100 बखेड़े होते हैं, इतना साजो सामान और इतने रिश्ते होते हैं कि आदमी उनसे छुटकारा हासिल करना चाहे तो पूरी ज़िंदगी इसी कोशिश में बसर हो जाए। यहाँ रंडी के कोठे पर ऐसी कोई मुश्किल नहीं। अपना होल डाल और ट्रक उठाओ, अचानक कंधे पर डालो और किसी होटल में जाकर बड़े इत्मीनान से तलाक का कागज़ लिखवा दो। एक बात और भी है, रंडी को समझने में अगर दिक्कत महसूस हो तो ऐसे कई आदमी मिल जाएंगे जो उसे इस्तेमाल कर चुके होंगे। उनके ताज़िबों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर गाना बजाना मुफ्त, अय्याशी की अय्याशी, शादी की शादी। जी उगता जाए तो छोड़ के चलते बनो। कोई एतराज़ नहीं करेगा, कोई बुरा नहीं कहेगा, बल्कि वो जो शरीफ है मरहबा कहेंगे कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। वो तो रंडी को लानत कहेंगे कि चिमट गई थी, और खुदावत करीम का शुक्र बजा करेंगे कि उसने निजात दिलाई। फिर रंडी की ज़िंदगी में भी कोई जलजला नहीं आता। उसने लंगे बंधे ग्राहक तो मौजूद ही होते हैं। उधर तुम्हारी ठेकेदारी खत्म हुई, उधर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो रास्ता खुला।
बोतल से बड़ी खुलूस के साथ मुंह लगाकर अब सादिक ने बाकायदी से रंडियों के कोठों पर जाना शुरू कर दिया था, मगर उसने उनमें वो बात अभी तक नहीं देखी थी जिनके मुत्तलिक वो अक्सर अपने पठान दोस्त खान से सुना करता था। खान को सादिक के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम था। उसको पता चल गया था कि सादिक हीरा मंडी से उकता गया है। अब उसका कारोबार अच्छा है, आमदन की माकूल सूरत पैदा हो गई है। अब वो अपना घर बसाना चाहता है, जिसमें 1 अदद बीवी हो, 10 अदद बच्चे हों, क्लोट हों, पोतड़े हों, चूल्हा हो, चिमटा हो, तवा हो। वो फल खरीदे तो सीधा घर पहुँचे, शराब की बोतलों के बजाय दूध की बोतलें खरीदे, भिरासियों और भड़वों की बजाय शरीफ शरीफ लोगों से मिले। शुरू शुरू में तो खान अपने मखसूस अंदाज में उसे ऐसे वाहियात इकदाम से रोकने की नमो नाजुक कोशिश करता रहा, लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि सादिक ने अपने मोहल्ले में किसी से कोई मुनासिब व मौजूद रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है, तो उसको बहुत कोफ्त हुई। सादिक, ये तुम क्या हिमाकत करने वाला है? शादी वादी हरगिज़ मत करना। ये दुनिया ऐसी है जहाँ किसी वक्त भी तुमको सूबा बदर या शहर बदर किया जा सकता है। मैं इतने बरस कांग्रेस में रहा हूँ। मैंने सुर्खपोश तहरीक चलाने में इतना काम किया है कि तुमको मेरे काम का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में सिर्फ इतना सीखा है कि ज़िंदगी में तुम जिसको भी शरीक बनाओ, वो अटैची केस की तरह होनी चाहिए, जिसको तुम जब चाहो हाथ में उठाओ, चलते बनो, और जब चाहो जहाँ चाहो छोड़ दो। वो ज़्यादा कीमती नहीं होनी चाहिए। कीमती चीज़ों को छोड़ देने का बड़ा गम होता है। सो ब्रादर, तुम शादी ना करो। बाज आओ इस ख्याल से, वो रंडी जिसके पास तुम जाते हो क्या बुरी है, उससे इश्क करना शुरू कर दो। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। सादिक ने घरेलू किस्म की औरत से शादी के हक में अपने लायक पेश किए, मगर खान के सामने उन लायल की कोई पेश न चली। सादिक, तुम उल्लू है, खुदा की कसम उल्लू है। तुम हमारी बात नहीं मानता। जिसके पास 2-2 बीवियां हैं अपने कबीले की, तुम हमारी बात मानो। हम तुम्हारा दोस्त है, पठान है, खुदा की कसम खाकर कहता है कि हम झूठ नहीं बोलता। ये दुनिया जिसमें हम जैसे मुखलिस आदमी को सूबा बदर करने वाले हाकिम मौजूद हैं, इस दुनिया में रंडी के कोठे ही को अपना घर बनाना चाहिए। हमको तो इस घर में बहुत आराम है। तुम भी हीरा मंडी में अपना घर बना लो और आराम से रहो। सादिक अजीब मखमसे में गिरफ्तार था। मुझसे मिलता तो घंटों बातें किया करता था। वो हीरा मंडी के सख्त खिलाफ था, मगर चंद ही दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि वो हीरा मंडी का कायल होता जा रहा है। अब वो खान की कही हुई बातें यूं सुनता था जैसे उसके दिल को लग चुकी हों। एक रोज़ सादिक ने मुझसे कहा, मैंने सारी उम्र ठेकेदारी की है, और ठेकेदारी से बढ़कर बेईमानी का और कोई कारोबार नहीं हो सकता। इसका अव्वल खोट, इसका आखिरी खोट, ठेकेदारी ऐसा बाजार है जिसमें कोई खरा सिक्का नहीं चल सकता। सुना है विलायत में ऐसी मशीनें बन गई हैं जिनमें अगर खोटे सिक्के डाले जाएं तो वो उन्हें बाहर निकाल देती है। ठेकेदारी एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर खरे सिक्के डाले जाएं तो वो उन्हें कबूल नहीं करेगी, फौरन बाहर निकाल देगी। मुझे सारी उम्र यही कारोबार करना है कि मुझे सिर्फ यही कारोबार आता है, तो क्यों न मैं हीरा मंडी ही में अपना घर बनाऊं। हीरा मंडी में भी बेईमान का कारोबार होता है। वहाँ जो माल मिलता है उसमें सिर्फ खोट ही खोट होता है। मैं समझता हूँ मेरी रूहानी तस्कीन के लिए हीरा मंडी की फ़ज़ा अच्छी रहेगी। एक रोज़ सादिक ने मुझे बताया, आजकल खान बहुत खुश है। उसकी दोनों बीवियां वहाँ सरहद में उसके घर में खुश हैं, उसकी औलाद भी खुश है। उन सबकी खैरियत उसको अपने मैनेजर के ज़रिए मालूम होती रहती है। और यहाँ हीरा मंडी में उसकी रंडी खुश है, रंडी की माँ भी खुश है, फूफी भी खुश है, मिरासी भी खुश है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो खुद खुश है। कभी कभी वो उन हाकिमों के खिलाफ एक बयान अखबारों में शाये करवा देता है जिन्होंने उसको सूबा बदर किया था, और फिर वही बयान अपनी रंडी को सुना देता है। वो खुश हो जाती है। उस रात गाने बजाने की महफिल गर्म होती है। खान मसनद पर गाँव तकिए का सहारा लेकर यूं बैठता है जैसे वो एक तमाशबीन हो। उस्ताद जी और मिरासियों से इस तरह बातें करता है जैसे उसने नई नई तमाशबीनी शुरू की हो। उसकी रंडी मुजरा करती है। वो जेब में हाथ डालकर 10 रुपए का नोट निकालता है और अपनी रंडी को देता है। फिर 5 का,
फिर 2 का, फिर 1 का, फिर वो महफ़िल बर्खास्त कर देता है और अपनी रंडी के साथ सो जाता है और गुनाह आलूद रात बसर करता है। मैं समझता हूँ ऐसी रात बड़े मज़े की होती होगी। जब एक रंडी के साथ सादिक की शादी का सवाल पैदा हुआ, यानी जब खान ने सब मामला ठीक ठाक कर लिया और सिर्फ इजाबो कबूल की रस्म बाकी रह गई, तो सादिक पीछे हट गया। खान आग बबूला हो गया। मेरे सामने उसने सादिक को बहुत लान तान की। तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़ गए हैं सादिक, तुम उल्लू के पट्टे हो। शरीफ औरत से शादी करके खुदा की कसम तुम पछताओगे। परवरदिगार की कसम, ये दुनिया ऐसी नहीं है जिसमें शरीफ औरत से शादी की जाए। इस दुनिया में रंडी ही अच्छी है। शरीफ मत बनो। याद रखो, अगर तुम शरीफ बन गए तो सूबा बदर कर दिए जाओगे। हीरा मंडी में रहो, यही एक सूबा है जहाँ से तुम बदर नहीं किए जा सकते, इसलिए कि इस सूबे के साथ कोई हाकिम अपना रिश्ता कायम नहीं करता। तुम गधे हो, अपना घर यहीं बसाओ। इससे बेहतर जगह तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकती। सादिक ने अपने मोहल्ले में एक जगह बात पक्की कर ली थी। जब खान ने उसको समझाया बुझाया तो उसने अपना इरादा तर्क कर दिया, लेकिन वो रंडी के साथ शादी करने पर आमादा न हुआ। उसने मुझसे कहा, मैंने अब शादी का ख्याल ही छोड़ दिया है। मैं खान का कहना जरूर मान लेता, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं अब ऐश किया करूँगा, एक रंडी के पास नहीं, कई कई रंडियों के पास जाया करूँगा। और सादिक ने मुतअद्दिद रंडियों के यहाँ जाना शुरू कर दिया। अब कई ठेके उसे मिल गए थे और उसके पास दौलत की फरावानी थी। हीरा मंडी से जब वो अपनी मोटर से गुजरता तो चारों तरफ हर कोठे पर रंगीन मुस्कुराहटें तितलियों की तरह उड़ने लगतीं। अब वो फिर नवाब साहब था, हीरा मंडी का नवाब साहब। पूरे 3 बरस तक वो खूल खेलता रहा। मेरा ख्याल है उसका खुल खेलना गालिबन खान की उस कोशिश का रद्दे अमल था जो खान ने सादिक को अपने कालिब में ढालने के लिए की थी। खान चाहता था कि वो अपने तजुर्बात का निचोड़ सादिक के हलक में टपका कर सादिक को अपने जैसा बना ले, मगर इसका नतीजा ये निकला कि सादिक इधर का रहा न उधर का। वो पूरा ओबाश बन गया। शुरू में जिस रास्ते से उसको नफरत थी, वो उसी रास्ते का अनथक मुसाफिर बन गया। मैंने सादिक को वाहरा समझाया, देखो सादिक, बाज आ जाओ, अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपनी दौलत यूँ बर्बाद न करो। लेकिन वो न माना। वो मेरी बातें सुनता और मुस्कुरा देता। मेरी दुनिया खोट की दुनिया है। मेरी इस खोट की दुनिया में 1/100 हट्सा सीमेंट होता है, बाकी सब रेत, और रेत भी ऐसी जिसमें आधी मिट्टी होती है। मेरी ठेकेदारी में जो इमारत बनती है उसकी उम्र अगर कागज पर 50 साल होती है तो ज़मीन पर और ज़िंदगी में उसकी उम्र 10 साल से कम होती है। तो मैं अपने लिए पुख्ता घर कैसे तामीर कर सकता हूँ? मेरा ख्याल है मेरे लिए रंडियाँ ही ठीक हैं। शायद मैंने समाज के इस मलबे का भी ठेका ले रखा है। यहीं देखो, मैं रोज़ एक ना एक बोरी ढोकर ठिकाने लगा देता हूँ। सादिक अपनी दानिस्त में बोरियां ढो ढोकर ठिकाने लगाता रहा। मैंने सादिक से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो बहुत बदनाम हो चुका था। उसे मालूम था कि मैं उससे नाराज हूँ, लेकिन उसने मुझे मनाने की कोशिश न की। 1.5 बरस के बाद एक दिन अचानक वो मेरे पास आया। मुझे महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहता है, मगर वो कुछ न कह नहीं पा रहा था। मैंने उससे पूछा, कुछ कहने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, किससे? उसने जवाब दिया, एक रंडी से। मुझे बहुत गुस्सा आया। बको नहीं। उसने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं चिढ़ गया। मजबूरी कैसी? सादिक ने सिर झुकाकर कहा, उसके मेरा नुत्फा ठहर गया है। मैं खामोश हो गया। अब उससे क्या कहता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना झुका हुआ सिर उठाया और कहना शुरू किया, मैं मजबूर हो गया हूँ। शादी के सिवा अब और कोई चारा नहीं। सादिक ने उस रंडी से शादी कर ली, मगर उसने उस रंडी के कोठे को अपना घर न बनाया, बल्कि रंडी को अपने घर ले आया। उन लोगों ने वो रंडी जिनकी रोजी का ठीकरा थी बहुत दगा फसाद किया, मगर सादिक ने कोई परवाह न की। उसने हजारों रुपए पानी की तरह बहा दिए और आखिर मामला सुलझाने में कामयाब हो गया। उस रंडी के बतन से एक लड़की पैदा हुई। लड़की की पैदाइश के 6 महीने बाद
उसके दिल में जाने क्या आई कि उसने रंडी को तलाक दे दी और कहा, तुम्हारा असल मुकाम ये घर नहीं हीरा मंडी है। जाओ, इस लड़की को भी साथ ले जाओ। इस लड़की को शरीफ बनाकर मैं तुम लोगों के कारोबार के साथ जुल्म नहीं करना चाहता। मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ और कारोबार के नुक्ते अच्छी तरह समझता हूँ। जाओ, खुदा मेरे इस नुत्फे के भाग अच्छे रखे। लेकिन देखो, इस लड़की को नसीहत देती रहना, किसी से शादी करने की गलती कभी ना करे। शादी गलत चीज़ है। मुझे मालूम नहीं मंडू साहब, जो कुछ मैंने बयां किया वो सादिक के मुतलिक ज़्यादा है या खान के मुतलिक। बहरहाल मुझे तो ये दोनों उसी सफ़ के आदमी मालूम होते हैं जिस सफ़ में आपका बाबू गोपीनाथ मौजूद है। इस दुनिया में जहाँ सूबा बदर और शहर बदर किया जा सकता हो, ऐसे आदमी ज़रूर मौजूद होने चाहिए जिनको समाज कभी कभी अपने और अपने बनाए हुए कवानीन के मुंह पर तमाचे के तौर पर मार सके।